Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, Vinay. Good afternoon, Kunwar, Prashanta, Neelam, Mohammed, Ravi, Shalu, Deepak, Rajesh, Saurabh, Sushmita, Mithilesh, Harinder, Manjay, Vinod, Rajeshwar, Mohammed, Kushi, Maurya, Vipin, Veer, Varun, Saurabh, Jatin, Anjali, Gagan. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Sachin, Ankit, Pushpendra, Ram, Mohan, Vineet, Ankush, Shaurya. A very good afternoon, all of you. हाँ जी, तो अभी तक हम लोगों ने, है ना, अभी तक हम लोगों ने दो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। पहले चैप्टर का नाम था क्लॉक, घड़ी। दूसरे चैप्टर का नाम था अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल। और फिर हमने थर्ड टॉपिक शुरू किया, कोडिंग एंड डिकोडिंग। और कोडिंग एंड डिकोडिंग में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन टाइप्स की कोडिंग होती है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेटर और नंबर कोडिंग से रिलेटेड ही किए हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, एक बात और है थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एक बात और है मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि भैया ये जो लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग है ना बेटा, थोड़ी सी देखो, हो सकता है साउंड आपको डिस्टर्ब शायद कर रही हो, क्योंकि नीचे के फ्लोर पे काम चल रहा है, कुछ वुडन वर्क हो रहा है नीचे के फ्लोर पे। ठीक है, हमारा थर्ड फ्लोर है, तो मुझे तो डिस्टर्ब कर रही है साउंड। हो सकता है आपके पास भी साउंड उसकी आ रही हो। अच्छा, साउंड नहीं आ रही आपके पास, चलो बेहतर है, फिर तो हमारा माइक अच्छी क्वालिटी का है, कोई भी साउंड नहीं आ रही है आप लोगों के पास, बट मुझे वो डिस्टर्ब कर रही है साउंड। चलिए, वेरी गुड जॉब, शाबाश। हाँ, तो मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला था कि ये जो कोडिंग एंड डिकोडिंग है ना बेटा, कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर में सबसे पहले हमने लेटर कोडिंग को उठाया मेरे दोस्त। अब लेटर कोडिंग में जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं सर? क्वेश्चन को सॉल्व करने के टोटल 7 पैटर्न थे। सबसे पहले हम देखते हैं अपोजिट लेटर, फिर पोजीशन बेस, फिर कॉमन कोडिंग। अगर ये ना हो तो फिर हम कुछ प्लस माइनस करते हैं। प्लस माइनस करने के कितने तरीके? 3 तरीके, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। याद आया? अगर ये भी नहीं होगा तो हमारा क्वेश्चन इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड होगा। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो इंग्लिश में ही होगा। जैसे एग्जाम में लिखा होगा कि हैंड को कोड किया है IBOE से, तो बेटा मेरे भाई, हिंदी में ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा होगा। है ना, कुछ बच्चे कह रहे थे सर हिंदी में तो आप लिख नहीं रहे हो। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, कोडिंग डिकोडिंग में इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि हिंदी में हम हैंड को कुछ और लिख देंगे, हिंदी में भी यही क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये लेटर यहाँ पर अल्फाबेट का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि सर इसकी भी हिंदी बनाओ, इसकी हिंदी नहीं बनेगी। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, चलिए साहब, ऐसा कोई नहीं पूछता बेटा, पूछा है ऐसा। क्लास शुरू होते ही कम से कम दो चार बच्चों, मतलब एक बच्चे ने बार बार कमेंट किया था कि सर हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में पढ़ाओ। अब मैं यही सोच रहा था इतनी देर से कि मैंने इंग्लिश में ऐसा क्या पढ़ा दिया जिसको मुझे हिंदी में पढ़ाना था। तो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ यही एक ऐसा चैप्टर था जिसमें, बाकी तो देखो मैंने क्लॉक चैप्टर पढ़ाया, तो हर क्वेश्चन को आपको हिंदी में भी लिखाया मैंने, इंग्लिश में भी लिखाया। फिर मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ाया, आपने हर क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा। लेकिन एक कोडिंग डिकोडिंग, ये एक ऐसा चैप्टर था जिसमें हम क्वेश्चन को हिंदी में नहीं लिख रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो उस बच्चे ने अगर कहा होगा तो इसी चैप्टर के लिए कहा होगा, बाकी चैप्टर के लिए तो कह नहीं सकता, क्योंकि बाकी चैप्टर तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखाए हैं। ठीक है। हाँ जी। हाँ बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। अच्छा, लेटर कोडिंग के कंसेप्ट आप लोगों को याद आ गए? लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न थे, याद आ गए ना सातों पैटर्न? फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने नंबर कोडिंग पढ़ा। अच्छा, आप जल्दी से याद करो कि नंबर कोडिंग के जब हम क्वेश्चन एग्जाम में बनाते हैं, है ना, नंबर कोडिंग के जब हम क्वेश्चंस एग्जाम में बनाते हैं तो कितने टाइप्स के पैटर्न बनते हैं? जल्दी से याद करो बेटा, फटाफट से। सर नंबर कोडिंग में सर 2 पैटर्न थे, याद है? नंबर कोडिंग में 2 पैटर्न कौन कौन से थे? पहला पैटर्न, या तो हम सारे लेटर के प्लेस का एक साथ यूज करें। दूसरा पैटर्न जिसमें हर एक लेटर के प्लेस का इंडिविजुअल यूज होगा।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो नंबर कोडिंग का पहला पैटर्न था जिसमें हम लेटर के प्लेस का एक साथ यूज करते थे, उसके अंदर कितने लॉजिक्स बनते हैं? सर उसके अंदर 6 लॉजिक बनते हैं। या तो हम लेटर के प्लेस को सबको ऐड कर सकते हैं, पहला लॉजिक। दूसरा, लेटर के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई करो, या तो कांस्टेंट नंबर से या वेरिएबल नंबर से। तीसरा, लेटर के प्लेस को ऐड करके डिवाइड करो, या तो कांस्टेंट या वेरिएबल नंबर से। और यही 3 लॉजिक बनते हैं इनके अपोजिट लेटर्स के साथ, इनके विपरीत अक्षर्स के साथ। या तो इनके अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड करो, या ऐड करके मल्टीप्लाई, ऐड करके डिवाइड। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन थे। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, तो आप लोगों को लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग अच्छे से समझ आ गई। अब आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा, चाहे वो लेटर कोडिंग का हो, नंबर कोडिंग का हो, हम कुछ ही सेकंड्स में बना सकते हैं। अच्छा, अब तक आप लोगों को लेटर के प्लेस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी होगी। एक बार एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जस्ट फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। जल्दी से आप अपने मन में सोचना कि उस लेटर का प्लेस क्या है, अपने मन में सोचो। पहले तो उस वर्ड को अपने माइंड में फिक्स करो बेटा, इज और टी को। ई 5J 10 O 15 T 20 Y 25। अब बेटा उन लेटर्स के बारे में सोचो जिनकी शेप के अंदर ही उनका नंबर छपा होता है, जैसे I 9, G 7, M 13, H 8, W 23। ठीक है, अब हम सारे लेटर्स के बारे में सोचेंगे। आपको कमेंट नहीं करना, सिर्फ अपने मन में सोचना है। बताओ बेटा, S का प्लेस, S 19, U 21, M 13, L 12, I 9, K 11, G 7, H 8, Q 17, W 23, Y 25, L 12, N 14, P 16, R 18। ठीक है भाई। हाँ जी, अब जल्दी से बेटा, जल्दी से अपोजिट लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस कराओ फटाफट से। ए जेड बी वाई, फटाफट से एक बार जल्दी से सीक्वेंस हम रिवाइज कर लेते हैं। अपोजिट लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, जल्दी से लगाओ। ए, बाइनरी कोडिंग कराऊंगा बेटा, परेशान ना हो। बोलो ए जेड, बी बाय, सी 6, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ 4, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव एम एन। फटाफट से फिर से ए Z B Y C 6 D Due E Evening F 4 G GT Road H High School I Indian Railway J Jungle Queen K कानपुर L Love और M Man। ठीक है, हाँ जी, चलिए जाओ। तो अपोजिट लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस हो चुकी है, लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुकी है ना। लेटर कोडिंग हमने पढ़ लिया, नंबर कोडिंग हमने पढ़ लिया, और आज हम पढ़ते हैं मिक्स्ड कोडिंग। बेटा नंबर कोडिंग में बाइनरी कोडिंग बची हुई है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आज हम मिक्स्ड कोडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, सैटरडे को क्लास हुई थी हमारी, क्योंकि फ्राइडे आप लोगों की टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम की वजह से छुट्टी हो गई थी, तो फिर मैंने सैटरडे को सुबह मॉर्निंग क्लास ली थी ना। हाँ, तो आज मंडे, जैसे कि मैंने कहा था, आपकी रेगुलर उसी टाइमिंग पे मिलेंगे, दोपहर को 1 बजे। मतलब अब तो आप लोग पुराने हो चुके हो, अब तो मैंने एडमिशन भी 1 हफ्ते पहले ही बंद करवा दिए। इसका मतलब आप सभी बैच में पुराने हो चुके हो। कोई ऐसा भी नहीं कह सकता सर आज तो मैं पहले दिन आया हूँ, क्योंकि मैंने एडमिशन ही 1 हफ्ते पहले बंद करा दिए। तो उसके बाद भी तुम आप लोग ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो कि सर इज इट लाइव और नॉट। हाँ, उसके बाद तो यार ये क्वेश्चन आपसे बनता मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे दोस्त, टाइम, डे, डेट, ईयर, अब दोबारा मत पूछना, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग स्टार्ट करते हैं, मिक्स्ड कोडिंग। और मिक्स्ड कोडिंग में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे एग्जाम में, जरा ये देखते हैं। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं बेटा, मिक्स्ड कोडिंग में ये तीसरी कोडिंग है, पहली लेटर, दूसरी नंबर, तीसरी मिक्स। मिक्स कोडिंग में बेटा, अच्छा आप लोग इसलिए परेशान हो सर हिंदी में नहीं पढ़ा रहे, कि सर आप लेटर कोडिंग की हिंदी में नाम नहीं बता रहे हो, नंबर कोडिंग का हिंदी में नाम नहीं बता रहे हो, मिक्स्ड कोडिंग का हिंदी में नाम नहीं बता रहे हो, है इसीलिए तो परेशान नहीं हो कहीं। तो बेटा इंग्लिश हिंदी में इनको सेम बोलते हैं, हिंदी में भी मिक्स्ड कोडिंग लिख लो तुम, है ना। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो बेटा मिक्स्ड कोडिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक ओल्ड पैटर्न और एक न्यू पैटर्न, ठीक है, एक पुराना एक नया।
अगर हम नए पैटर्न की बात करें तो ये पैटर्न अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स में ही पूछा गया है। इस एग्जाम के अलावा किसी और एग्जाम में अभी तक न्यू पैटर्न का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। हालांकि ओल्ड एक ऐसा पैटर्न है जो हर एग्जाम में पूछा गया है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम आप दोगे, हर एग्जाम में ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन तो पूछे गए हैं, लेकिन न्यू पैटर्न सिर्फ अभी तक बैंकिंग में ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग ओल्ड पैटर्न से करेंगे, फिर न्यू पैटर्न पर पहुंचेंगे। ठीक है साहब, तो एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। मिक्स्ड कोडिंग का सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखो। जी, हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन अ सर्टेन लैंग्वेज हाउ आर यू इज कोडेड एज नी टिन फू। एक पर्टिकुलर सेंटेंस है जिसमें 3 वर्ड्स हैं, हाउ आर यू। इसको दूसरे सेंटेंस में हमने कोड किया जिसमें भी 3 वर्ड्स हैं, नी टिन फू। बेटा हिंदी में भी ये ऐसे ही लिखा होगा, इंग्लिश में भी ये ऐसे ही लिखा होगा। ठीक है, आर यू देयर, आर यू देयर इज कोडेड एज टिन से नी। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है कि किसी कूट भाषा में हाउ आर यू को नी टिन फू से कोड किया जाता है, आर यू देयर को टिन से नी से कोड किया जाता है। देन अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। हमसे पूछा है देन व्हाट इज द कोड फॉर हाउ, हाउ की कोडिंग क्या होगी। देन व्हाट इज द कोड फॉर देयर, देयर की कोडिंग क्या होगी। देन व्हाट इज द कोड फॉर, देन व्हाट इज द कोड फॉर आर, आर की कोडिंग क्या होगी। ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। देन व्हाट इज द कोड फॉर यू, ये 4 क्वेश्चन हमसे पूछे गए। यू की कोडिंग क्या होगी मेरे भाई। अब देखो, सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा जिसको कहते हैं वो है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो बच्चे लाइफ में पहली बार ही रीजनिंग पढ़ रहे हैं या फर्स्ट टाइम ही सीख रहे हैं, वो जरा ध्यान से सुन ले कि ये आखिर क्वेश्चन है क्या, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। देखो, इस क्वेश्चन में ज्यादा खास हमें कुछ नहीं करना, बस आप एक चीज ध्यान से देखो बेटा कि यहाँ पर इस सेंटेंस में 3 वर्ड है, 1 2 3, 1 2 3। और इस सेंटेंस को जिस सेंटेंस में हमने कोड किया उसमें भी 3 वर्ड है, 1 2 3। तो मेरे भाई यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर वर्ड है ना हाउ, ये जो हाउ वर्ड है ना हाउ, ये इन तीनों में से किसी एक में बदला गया, कंफर्म 100%। ये जो हाउ है, या तो इसकी कोडिंग नी है, या फिर इसकी कोडिंग टिन है, या फिर इसकी कोडिंग फू है। हाउ की कोडिंग इन तीनों में से किसी एक वर्ड के साथ हो रही है। क्योंकि ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड नहीं होते, ये मत सोचना कि सर जो पहला वर्ड है वो पहले वर्ड में ही चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला वर्ड दूसरे वर्ड में भी बदल सकता है, तीसरे में भी बदल सकता है और पहले में भी बदल सकता है। अब हम सर ये कैसे पता लगाएं, हम कैसे पहचानें कि जो हाउ की कोडिंग है वो इन तीनों में से किस वर्ड के साथ हो रही है, कैसे पता चलेगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कंपैरिजन मेथड से, तुलना करके। अब कैसे तुलना की जाए सर, आप एक काम करो, आप बेटा लेफ्ट हैंड साइड के दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करो। आप लेफ्ट हैंड साइड के दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करो। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स यहां पर हैं बेटा जो ऊपर भी हैं नीचे भी हैं। हमने क्या देखा सर, आर और यू ऊपर भी है और आर और यू नीचे भी है। तो इसका मतलब साफ है बेटा, इसका मतलब साफ है कि जो आर और यू की कोडिंग ऊपर होगी राइट हैंड साइड में, वही आर और यू की कोडिंग नीचे भी होगी राइट हैंड साइड में। मेरे भाई अगर आर का कोड 5 है तो नीचे भी तो आर का कोड 5 होगा। तो जो आर और यू ऊपर बदले गए हैं वही आर और यू नीचे भी बदले जाएंगे। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड 2 वर्ड कॉमन है तो राइट हैंड साइड भी 2 वर्ड कॉमन होंगे। अब जरा चेक करो राइट हैंड साइड कौन से 2 वर्ड कॉमन है। सर राइट हैंड साइड जो 2 वर्ड कॉमन है वो है नी टिन, टिन नी। राइट हैंड साइड जो 2 वर्ड कॉमन है वो है नी टिन ऊपर भी है, नी टिन नीचे भी है। इसका मतलब ये साफ है कि जो आर और यू है, जो आर और यू है उनकी कोडिंग फिक्स हो चुकी है नी और
टिन के साथ, नी और टिन के साथ। ये कोडिंग फिक्स हो चुकी है। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे कि ये जो हाउ वर्ड है इसका कोड क्या होगा फिर? सर हाउ की जो कोडिंग होगी वो होगी पक्का फू के साथ। ये कंफर्म हो गया, हाउ की कोडिंग फू के साथ। अच्छा, यहाँ पर जो देयर वर्ड बचा वो किसके लिए बचा? सर देयर बचा किसके लिए? से के लिए। तो देयर की कोडिंग हो गई से। अब ये जो आर है, आर का कोड क्या होगा? सर आर का कोड नी और टिन में से कुछ भी हो सकता है, हम कंफर्म नहीं कर सकते नी या फिर टिन। आर का कोड कुछ भी हो सकता है। यू का कोड सर नी और टिन में से कुछ भी हो सकता है, हम कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है मेरे भाई, तो ये चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड पैटर्न। ये पुराना पैटर्न का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन सॉल्व होता है कंपैरिजन मेथड से। जितने लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन होते हैं उतने ही कॉमन राइट हैंड साइड पे भी हमें मिलते हैं, उतने ही कॉमन राइट हैंड साइड पे ही हमें मिलते हैं। ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो अब आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन का हूं, करोगे सॉल्व अगला क्वेश्चन? हम्म, ये क्वेश्चन समझ के कैसे सॉल्व हुआ? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब आपके लिए। अगले क्वेश्चन को अब आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नोट डाउन करो बेटा, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए दूसरा क्वेश्चन मिक्स कोडिंग का। इन अ सर्टेन लैंग्वेज शी इज गुड, शी इज गुड is coded as 1 2 5. Is he bad? Is he bad is coded as 5 7 9. Are we good? Are we good is coded as, are we good is coded as 2 8 4. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक है मेरे भाई, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द कोड फॉर शी, शी की कोडिंग क्या होगी? ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट इज द कोड फॉर वी बैड। हमसे पूछा है कि अगर वी बैड एक सेंटेंस है तो उसकी कोडिंग क्या होगी? ऑप्शंस आर, ऑप्शंस आपके सामने हैं 4 8, ऑप्शन बी 7 9, ऑप्शन सी 3 6 और ऑप्शन डी 9 8, ऑप्शन डी 9 8। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर वी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी ईदर 4 और 8। और चौथा क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो, आर ही गो की कोडिंग क्या होगी? ऑप्शन ए 3 6 9, ऑप्शन बी 8 8 7 8 7 2, ऑप्शन सी 3 7 8 और ऑप्शन डी 1 3 6 1 3 6। ये चार क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। इन चार क्वेश्चन का आंसर देना है हमें इस छोटी सी इंफॉर्मेशन को पढ़कर, इस छोटी सी इंफॉर्मेशन को पढ़कर इन चार क्वेश्चन के आंसर्स हमें देने हैं। ठीक है, हालांकि बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। हाँ जी, वेरी गुड जॉब, शाबाश। गुड, बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। गुड गुड गुड। चलिए अब जरा देखते हैं कि आप लोगों से क्या कमी रह गई इस क्वेश्चन को बनाने में, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो इस चौथे क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर वो गलत दे रहे हैं।
ठीक है मनीष, हैव सम पेशेंस, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें फिर से। देखो मेरे भाई, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, बेहद ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ, मैं इन सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूँ। जब भी मिक्स्ड कोडिंग का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम कंपैरिजन मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे बेटा, तो सबसे पहला जो कंपैरिजन होगा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में होगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में आप ये बताओ इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है। सर इज ऊपर भी है, इज नीचे भी है, इज ऊपर भी है, इज नीचे भी है। इसका मतलब ये है सर कि जो इज का नंबर हमने ऊपर दिया है वही इस का नंबर हमें नीचे भी मिलेगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, अगर इसको मैंने एक से कोड किया है तो नीचे जो इज है वो भी तो एक से कोड होगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक वर्ड कॉमन है तो राइट हैंड साइड में भी सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन होगा। और राइट हैंड साइड में क्या कॉमन है? 5। इसका मतलब जो इज है उसकी कोडिंग 5 से हो गई। अब पहले और तीसरे को कंपेयर करो। पहले हमने पहला और दूसरा मैच कराया, अब पहला और तीसरा मैच कराओ। पहले और तीसरे में क्या समानता है? सर पहले और तीसरे में गुड और गुड कॉमन है। इसका मतलब ये है कि जो गुड का नंबर ऊपर राइट हैंड साइड पे है वही गुड का नंबर नीचे भी राइट हैंड साइड पे मिलेगा। और नीचे क्या है? 2 ऊपर भी है, 2 नीचे भी है। इसका मतलब गुड का कोड पक्का 2 हो गया। तो हमने पहले दूसरे को मैच करा लिया, पहले तीसरे को मैच करा लिया। अब बारी है बेटा दूसरे और तीसरे को मैच कराने की। अगर हम दूसरे और तीसरे को मैच कराते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इससे ज्यादा कोड हम पता नहीं लगा सकते, बस इतने ही कोड थे जो हमसे पता लगे। अब इसकी मदद से हम अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें? सिर्फ इन कोड्स की मदद से हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर शी। देखो शी की कोडिंग क्या है। तो मेरे भाई जो गुड है उसका 2 नंबर बन गया, इसका 5 नंबर बन गया। तो ये जो शी है ये किसके लिए बचा? 1 नंबर के लिए। तो सर शी की कोडिंग हो गई 1। शी की कोडिंग हो गई 1। शी तो कोड हो गया सर। अब मुझे एक बात बताओ व्हाट इज द कोड फॉर वी बैड। वी बैड की कोडिंग क्या है? इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये एक बात बताओ वी का कोड क्या है? वी का, सर अगर हम वी का कोड ध्यान से देखें ना तो वी का कोड 8 और 4 में से कुछ भी हो सकता है। 8 और 4 में से वी का कोड कुछ भी हो सकता है। अच्छा बैड का कोड क्या है? बैड का, सर अगर हम बैड का कोड ध्यान से देखें तो 7 और 9 में से कुछ भी हो सकता है। 7 और 9 में से कुछ भी हो सकता है। इट मींस वी बैड की जो कोडिंग होगी वो इन्हीं से मिलकर बनेगी। कैसे बनेगी? कि 4 और 8 में से कोई एक नंबर होना चाहिए, 7 और 9 में से कोई एक नंबर होना चाहिए। बेटा ये क्वेश्चन हमेशा ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। अगर मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के ऑप्शंस ना दूं तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पता नहीं लगा सकते, पता नहीं लगा सकते। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स बनेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि हम 4 और 8 में से कुछ भी ले सकते हैं, 7 और 9 में से कुछ भी ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि पहले हम 7 और 9 भी नंबर ले सकते हैं और पहले हम 4 और 8 भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो पहला वर्ड है उसका न कोड पहले आएगा, पहले हम इसका भी ले सकते हैं कोड फिर इसका ले सकते हैं। तो बहुत सारे ढेर सारे हमारे आंसर्स बन सकते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमेशा ऑप्शंस पे ही डिपेंड करेगा, ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर देना है। अब चलिए छांटते हैं हम इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका कोड हो सकता है। देखो 4 और 8 में से कोई एक नंबर होना चाहिए, दोनों नंबर हम एक साथ नहीं ले सकते। 7 और 9 में से कोई एक होना चाहिए, हम दोनों नंबर एक साथ नहीं ले सकते। 4 और 8 में से ना 4 है ना 8 है। अब यहां पर देखो 4 और 8 में से 8 मिल गया। 8 किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? वी को रिप्रेजेंट कर सकता है। और 7 और 9 में से 9 मिल गया, 9 किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? बैड को। तो बस यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन डी। ये जरूरी नहीं है कि पहले जो नंबर है वो वी का ही नंबर हो, हम बैड का भी नंबर पहले लिख सकते हैं। तो देखो इसके कितने सारे आंसर बन सकते हैं। इस दूसरे क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। कौन कौन से? हम ले सकते हैं 4 7, हम 4 7 बना सकते हैं, 4 9 बना सकते हैं, 4 9,
हम 8-7 बना सकते हैं, हम 8-9 बना सकते हैं, हम ये भी बना सकते हैं 7-4, है ना, 7-4, हम 7-8 भी बना सकते हैं, हम बना सकते हैं 9-4 और हम 9-8 भी बना सकते हैं। तो ये मल्टीपल आंसर्स दूसरे क्वेश्चंस के हो सकते हैं, 4-7-4-9, 8-7-8-9, या फिर 7-4-7-8, या फिर 9-4-9-8। तो इतने सारे आंसर्स हैं जो दूसरे क्वेश्चन के बनाए जा सकते हैं। 98 क्यों लेंगे? 98 बेटा, 9 इसका कोड हो जाएगा, 8 इसका कोड हो जाएगा, तो 98 भी तो हो सकता है आंसर। तो सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आप इंडिविजुअल कोड पता करो। इंडिविजुअल कोड कैसे पता करते हैं? कंपैरिजन मेथड से। हमने क्या देखा, इज और इज कॉमन है, 5 और 5 कॉमन है, तो इसकी कोडिंग 5 हो गई। चलिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर वी। वी की कोडिंग क्या होगी? तो मेरे भाई यहां पर वी का कोड 8 है, तो बेटा यहां पर वी का कोड 8 फिक्स मत कर देना, क्योंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं बनाते। ऊपर देखो सर, ऊपर हमने क्या देखा, जो वी का कोड है ना, वो 8 और 4 में से कुछ भी हो सकता है। वी का कोड 8 और 4 में से कुछ भी हो सकता है, 8 और 4 में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पर आओ, व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो। आर का कोड क्या है? सर आर का कोड सर 8 और 4 में से कुछ भी हो सकता है। ही का कोड क्या है? सर ही का कोड देखो, ही का कोड सर 7 और 9 में से कुछ भी हो सकता है। ये बताओ गो का कोड क्या है? गो, सर गो तो यहां पर कोई वर्ड ही नहीं है। सर आपसे तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, आपको गुड लिखना था, गुड, और आप जल्दबाजी में गुड की जगह गो लिख गए। बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हुई है, यहाँ पर गो ही वर्ड है। तो गो एक नया वर्ड है, और उस नए वर्ड की कोडिंग एक नए नंबर के साथ होगी, और उस नए नंबर के साथ होगी जो नंबर यहाँ पे दे नहीं रखा होगा। तो ये क्वेश्चन भी बेटा ऑप्शन डिपेंडेंट है। इन दिए गए 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन सही होगा जिस ऑप्शन में 4 और 8 में से कोई एक नंबर हो, 7 और 9 में से कोई एक नंबर हो, और उसके साथ एक नया नंबर हो। अब चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। क्या 4 और 8 में से कुछ है? सर ना 4 है ना 8 है, ना 4 है ना 8 है। 4 और 8 में से कुछ है? सर 8 है। 7 और 9 में से कुछ है? 7 है। क्या जो दो नंबर है वो गो को रिप्रेजेंट कर सकता है? सर जो दो नंबर है वो गुड की कोडिंग है, ना कि गो की। तो ऑप्शन बी एलिमिनेट। देखो 4 और 8 में से 8 है, 7 और 9 में से 7 है, क्या 3 नंबर गो को रिप्रेजेंट कर सकता है? सर यहाँ पे 3 नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो 3 एक नया नंबर है जो गो को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये जो दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बोथ आर डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस। ये दोनों ही ऑप्शंस पे डिपेंड होंगे। ठीक है मेरे भाई, समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी। हाँ बेटा, चौथा दिन है कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर का। पहले हमने लेटर कोडिंग पढ़ा था 2 दिन, फिर हमने नंबर कोडिंग पढ़ा 1 दिन, आज हम मिक्स्ड कोडिंग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है मैन इन ब्लैक। मैन इन ब्लैक, मैन इन ब्लैक इज कोडेड एज $% has. Man in black is coded as $% has black diamond, black diamond gold, black diamond gold is coded as percentage copyright at the rate, percentage copyright at the rate, black diamond gold, diamond, diamond rose gold, diamond rose gold is
coded as diamond, rose, gold is coded as at the rate copyright स्टार। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज द कोड फॉर रोज? रोज की कोडिंग क्या होगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है पिंक रोज गोल्ड, इसकी कोडिंग क्या होगी? पिंक रोज गोल्ड। ऑप्शन ए, व्हाट इज द कोड फॉर पिंक रोज गोल्ड? ऑप्शन ए, option A is @copyright star. Option B is star @alpha. Option C is alpha, beta, gamma. Option D is alpha, delta, स्टार। चलिए, ये दो क्वेश्चन हैं जो हमें सॉल्व करने हैं इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। ये दो क्वेश्चन हैं जो हमें सॉल्व करने हैं इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है। अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन हमें बनाने हैं। आपको इन दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप लोगों के, देखो मैं आज नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि इतनी स्पीड से आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं कि नाम लेना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो रहा है आज मेरे लिए। हाँ, लेकिन जब मैं न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी तक सिर्फ बैंकिंग में आए हैं और वो क्वेश्चन जो जल्दी सॉल्व करेगा तब मैं नाम लूंगा आपके। ठीक है, हाँ जी। अभी तो देखो हम नाम लेने में थोड़े से असमर्थ हैं, इतने सारे आंसर्स आ रहे हैं। सौरभ, रोशन, राहुल, लव, अरुण, कुंदब, ऋषभ, अमरकांत, मोहित, राहुल, अनिल, रितु, मुन्ना, करणवीर, शिखा, निधि, प्रियंका, अरुण, भरत। चलिए, गुड 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 गुड, ग्रेट वर्क। चलिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? सर पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करो कि इन दोनों में क्या कॉमन है। सर इन दोनों में ब्लैक और ब्लैक कॉमन है, तो बेटा राइट हैंड साइड भी एक सिंबल कॉमन होगा, अब वो है परसेंटेज और परसेंटेज। इसका मतलब ब्लैक की कोडिंग परसेंटेज से हो गई। अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? सर फर्स्ट और थर्ड में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, कोई बात नहीं। सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो। सर सेकंड और थर्ड में डायमंड गोल्ड कॉमन है, तो राइट हैंड साइड भी दो कॉमन होंगे, @copyright। इसका मतलब ये है, ये जो रोज बचा वो किसके लिए बचा? सर स्टार के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर रोज स्टार। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है पिंक रोज गोल्ड की कोडिंग क्या होगी। तो बेटा पिंक का कोड क्या होगा? सर पिंक तो एक नया वर्ड है, रोज की कोडिंग सर स्टार है, रोज की कोडिंग। गोल्ड का कोड क्या होगा? सर गोल्ड का कोड तो @ और कॉपीराइट में से कुछ भी हो सकता है, @ और कॉपीराइट में से गोल्ड का कोड कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। हमारा वो ऑप्शन एकदम परफेक्ट होगा जिस ऑप्शन में एक स्टार हो, उसके साथ साथ @ में से कोई एक होना चाहिए और एक नया सिंबल होना चाहिए। तो देखो स्टार यहाँ पे है, @ दोनों नहीं आ सकते एक साथ, दोनों में से कोई एक आएगा। देखो स्टार यहाँ पर है और @ में से भी है। क्या अल्फा एक नया सिंबल है? सर अल्फा एक नया सिंबल है जो पिंक को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये अल्फा बीटा गामा तीनों ही नए हो गए, ये दोनों नए हो गए, सिर्फ एक ही नया लेना है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं इन 3 क्वेश्चंस को करने के बाद अब जो भी आपका डाउट था पहले क्वेश्चन में, डेफिनेटली वो थोड़ा सा डाउट दूसरे क्वेश्चन में दूर हुआ होगा। और अब थर्ड क्वेश्चन तो आते आते अब आप एकदम परफेक्ट हो गए होगा। मुझे नहीं लगता 0.1% भी मिक्स्ड कोडिंग में कोई डाउट्स आपका निकल के आ रहा है सामने। बताओ, अब तो कोई डाउट नहीं आ रहा ना? अब तो सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए। तो इसी बात पे अब जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो होगा एसबीआई पीओ मेंस का क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो एसबीआई पीओ मेंस का क्वेश्चन होगा, ठीक है। जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे मिक्स्ड कोडिंग से रिलेटेड। हालांकि क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन इजी है, ऐसी बात नहीं है। ये क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, ये क्वेश्चन है। मैं जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपके सामने लिखूंगा, आप सिर्फ पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन आया था यहाँ, ठीक है। ये एसबीआई पीओ मेंस का क्वेश्चन आया था कि इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी इज कोडेड एज काला होगा, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स इज कोडेड एज मोटा पाका। हाँ जी। मनी मेक्स ओनली पार्ट इज कोडेड एट जिला नेकी, डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स इज कोडेड एज जीमो काटा। चलिए साहब, अभी बताते हैं इसको। अब ज्यादा अच्छा दिखाई देगा क्वेश्चन, ठीक है साहब। चलिए, अब देखो हमसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे एग्जाम में वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पेपर में क्वेश्चन क्या पूछे गए थे? पहला क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर मेक्स? व्हाट इज द कोड फॉर मेक्स? व्हाट इज द कोड फॉर मेक्स? ठीक है, मैं एज इट इज क्वेश्चन लिख देता हूँ। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे वो क्वेश्चन मैं एज इट इज लिख देता हूँ। अच्छा, अब मैं उसी बच्चे का नाम लूंगा जो, मैं 5 क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, मैं पांचों क्वेश्चन को एक साथ लिखूंगा और आपको पांचों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देने हैं, ए बी सी डी ई, इस टाइप से। तो जिस बच्चे के पांचों क्वेश्चन एकदम परफेक्ट होंगे उसी का नाम लिया जाएगा। पांचों क्वेश्चन एक साथ लिखूंगा और पांचों क्वेश्चन के आंसर बेटा एक साथ देने हैं। एक एक करके आंसर मत देना, एक एक करके आंसर दोगे तो नाम नहीं लिया जाएगा। एक एक करके आंसर मत देना। पांचों क्वेश्चन के ऑप्शंस आपको बताने हैं लाइन से, ठीक है मेरे भाई। मैं एक सेकेंड में वो सारे क्वेश्चंस देख लेता हूं जो एग्जाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड फॉर मेक्स? एंड ऑप्शंस आर, ऑप्शंस भी मैं आपको देता हूं। ऑप्शन ए ZI, ऑप्शन बी LA, ऑप्शन सी NE, ऑप्शन डी KI, ऑप्शन ई कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। ऑप्शन ई कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर मनी? व्हाट इज द कोड फॉर मनी? ऑप्शन ए LA, ऑप्शन बी ZI, ऑप्शन सी NE, ऑप्शन डी KI, ऑप्शन ई कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। ऑप्शन ई कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। तीसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वो पूछा गया था, व्हाट इज द कोड फॉर सप्लाई? सप्लाई की कोडिंग क्या होगी? अब ऑप्शंस इसके थे, ऑप्शन ए MO और TA, ऑप्शन बी MO, ऑप्शन सी TA, ऑप्शन डी PA, ऑप्शन ई कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड ओनली मोर? डिमांड ओनली मोर, व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड ओनली मोर? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए
XINEMO, ऑप्शन बी MOZINE, ऑप्शन सी KINEMO, ऑप्शन डी MOZIKI, and option E XIKATA. Question number 5. What is the code for वर्क एंड मनी? बेटा ये 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, बैंकिंग पीओ एग्जाम में. वर्क एंड मनी. What is the code work and money? What is the code for work and money? ऑप्शन ए PALATU. मैं उसी बच्चे का नाम लूंगा जो 5 क्वेश्चन के ऑप्शन मुझे एक साथ बताएगा. एक एक करके आंसर देने वालों से मुझे कोई लेना देना नहीं है. MOLAPA, ऑप्शन डी TULAGA, and option E ऑप्शन ई. जो एग्जाम में ऑप्शंस आए थे वो मैंने एज इट इज लिख दिया आप लोगों के सामने, और 5 क्वेश्चन मैंने लिख दिए एज इट इज आप लोगों के सामने. ये क्वेश्चन आया था, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए थे. अब आप 5 क्वेश्चन के आंसर दीजिए मुझे. ठीक है. 5 के आंसर एक साथ आने चाहिए. गुलशन, वेरी गुड. आकाश विष्णु, वेरी गुड जॉब. सरजीत, यमराज. अरे यमराज भी है हमारे बैच में, मतलब साक्षात यमराज पधारे हैं बैच के अंदर. अबे बैच को लेके उड़ोगे क्या तुम? हाँ जी. वर्णिका, शिव पंकज, अविनाश, शिवराज, सतीश, संतोष, अविनाश. देखो मैंने ऋषभ ऑप्शंस में एक लॉजिक लगाया है जानबूझकर, ताकि मुझे नाम लेने में आसानी हो, वरना मैं खुद कंफ्यूज हो जाता किसका सही आंसर है किसका नहीं. अब समझ गए होंगे वो लॉजिक क्या लगाया मैंने. हाँ जी. समृद्धि. अरे यार रुक जाओ भैया, थोड़ा कमेंट स्लो कर लो. शुभम, अभिषेक, राहुल, प्रियंका, निधि, शिखा, सूरज, कुंवरपाल, आशीष. तो इसी को बोलते हैं मिक्स्ड कोडिंग. ये मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न का ही क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न का नहीं है, जो बैंकिंग एग्जाम में पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आया. ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं? कंपैरिजन मेथड से. अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा लेफ्ट और राइट हैंड साइड को. चलो पहले हम 4 सेंटेंसेस हैं, तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को कंपेयर करते हैं. फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को. ठीक है. फर्स्ट और सेकंड को. फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है सर? इकोनॉमिक्स कॉमन है. तो राइट हैंड साइड पे भी एक वर्ड कॉमन होगा, और वो वर्ड कॉमन क्या है? के. इसका मतलब ये है सर कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है उसकी कोडिंग के से हो गई. जो इकोनॉमिक्स वर्ड है उसकी कोडिंग पक्का के से हो गई. लेफ्ट हैंड साइड में एक वर्ड कॉमन, तो राइट हैंड साइड में भी एक वर्ड कॉमन. अब फर्स्ट का कंपैरिजन थर्ड से करो. फर्स्ट का कंपैरिजन थर्ड से. सर मनी कॉमन है. अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉमन है तो राइट हैंड साइड में भी एक ही कॉमन होगा, ला और ला. तो मनी का कोड हो गया ला. चलिए जनाब, अब फर्स्ट का कंपैरिजन फोर्थ से करो. फर्स्ट का सेकंड से हो गया, थर्ड से हो गया, फर्स्ट का फोर्थ.
सर सिर्फ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स ही कॉमन है, जो ऑलरेडी हमें पता चल चुका है। इकोनॉमिक्स का कोड के ए, तो राइट हैंड साइड में पक्का सिर्फ के ही कॉमन होगा और सिर्फ के ही कॉमन है। अब फर्स्ट के कंपैरिजन सबसे हो चुके हैं, अब कंपैरिजन करो सेकंड का थर्ड से। अब सेकंड का थर्ड से कंपैरिजन करो। सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है? मनी मेक्स ओनली पार्ट, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फिर सेकंड का कंपैरिजन करो सीधा फोर्थ से। सेकंड का थर्ड से कर लिया, सेकंड का फोर्थ। सर डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई दो वर्ड कॉमन है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे दो वर्ड कॉमन है तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड पे भी दो ही वर्ड कॉमन होंगे जो डिमांड और सप्लाई के कोड होंगे। सर मोटा, मोटा राइट हैंड साइड पे भी दो ही वर्ड कॉमन हो गए। तो फर्स्ट का कंपैरिजन सेकंड से हुआ, थर्ड से हुआ, फोर्थ से हुआ, फिर सेकंड का थर्ड से हुआ, फोर्थ से हुआ। अब बताओ कौन सा कंपैरिजन बचा है? सर अब बचा है थर्ड का कंपैरिजन फोर्थ से, ये वाला कंपैरिजन बच गया। अब यहाँ पर कुछ कॉमन है, मनी मेक्स ओनली पार्ट, डिमांड मेक्स। सर मेक्स कॉमन है, मेक्स, यहाँ पर मेक्स, मेक्स कॉमन है, तो पक्का राइट हैंड साइड पे भी एक ही वर्ड कॉमन होगा और वो कॉमन है जी, जी। ठीक है, तो मेक्स की कोडिंग जी होगी। बस इससे ज्यादा कोड हम नहीं पता लगा सकते, इससे ज्यादा कोड हम नहीं पता लगा सकते। अब हम सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर मेक्स, तो मेक्स की कोडिंग जी से हो रही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर मनी, तो मनी की कोडिंग लास्ट से हो रही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। व्हाट इज द कोड फॉर सप्लाई, देखो सप्लाई की जो कोडिंग होगी सर वो मो और टा में से कुछ भी हो सकती है, क्योंकि डिमांड सप्लाई के कोड है मो और टा, तो सप्लाई का कोड तो मो और टा में से कुछ भी हो सकता है। अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ईदर मो और टा। तो पहले तीन क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो 0.1% भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आ जाओ डिमांड ओनली मोर पे। ये बताओ बेटा डिमांड की कोडिंग क्या है? सर अगर डिमांड की कोडिंग की बात करें तो डिमांड का कोड सर मो और टा में से कुछ भी हो सकता है। डिमांड का कोड मो भी हो सकता है, डिमांड का कोड टा भी हो सकता है। भैया डिमांड की कोड की अगर हम बात करें तो डिमांड का कोड मो और टा में से कुछ भी हो सकता है, मो भी हो सकता है, टा भी हो सकता है। ओनली का कोड क्या है? सर अगर हम ओनली की बात करें तो जो ओनली का कोड है सर वो एनी और के आई में से कुछ भी हो सकता है। सर ओनली का कोड एनी और के आई में से कुछ भी हो सकता है। मोर, सर मोर यहाँ पे वर्ड नहीं है, मोर एक नया वर्ड है। तो बेटा ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है, हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें मो और टा में से कोई एक हो, एनी और के आई में से कोई एक हो और एक हो नया वर्ड। तो देखो मो और टा में से मो है, एनी और के आई में से एनी है, और जो एक्सआई है ना बेटा, एक्सआई एक नया वर्ड है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भैया मो और टा में से मो है, एनी और के आई में से एनी है, और एक नया वर्ड है हमारे साथ एक्सआई, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिना कुछ इसका भी आंसर ए, ए ए ए ए। तो यही तो लॉजिक था हमारा कि सबका आंसर है, ताकि हमें ऑप्शंस पहचानने में आसानी हो जाए नाम लेने में। अब आ जाओ वर्क एंड मनी का कोड क्या होगा? बेटा वर्क एक नया वर्ड है हमारे पास, वर्क कोई वर्ड ही नहीं है। एंड का कोड, सर एंड का कोड हम पता लगा सकते हैं। देखो एंड का कोड, सर जो एंड है ना, एंड इसका कोड होगा डिमांड सप्लाई मोटा इकोनॉमिक्स का, तो जो एंड होगा वो उसका कोड होगा पा। सर एंड का कोड है, एंड का कोड है पा, और मनी का कोड ला। तो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन डिपेंडेंट है, हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें एक नया वर्ड हो, एक पा हो, एक ला हो। तो ये पा है, ये ला है, और ये जो टी यू है बेटा एक नया वर्ड है, तो अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डिमांड का कहाँ मिला है बेटा? मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं बनाते। ये मत सोचना कि यहाँ पे डिमांड का कोड एमओ है तो डिमांड का कोड एमओ फिक्स्ड है, ये एमओ फिक्स नहीं है। अगर यहाँ पे टीए होता तो टीए भी आंसर होता। ये मत सोचना डिमांड का कोड एमए है तो सप्लाई का कोड टीए कर दो, तुम ऐसा मत करना, क्योंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, टेक्निकल टीम प्लीज हेल्प मी।
है, मैं बहुत दुविधा में हूँ, परेशानी में हूँ। दुर्गेश, क्या हेल्प की जाए आपकी? मजा आवत वाह। ओके। आशीष, पांचवे का बी हो सकता है, बी। पांचवे का बी, अबे मेरे भाई, पीए में से पीए है, एलए में से एलए है, लेकिन ये जो जीए है ना बेटा, जीए, ये एक नया वर्ड नहीं है, क्योंकि जीए यहाँ पे दे रखा है। देखो जीए यहाँ पे दे रखा है, जीए ये रहा। जीए या तो इसका कोड है या नॉट का। जीए कभी भी वर्क को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसलिए पांचवे का बी ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरे का बेटा ई ऑप्शन, तीसरे का ई ऑप्शन कैसे होगा? मो और टा में से टा है, एनी और के आई में से ना, तो बेटा एनी है ना के आई है, तो ई ऑप्शन कैसे होगा? एनी और के आई में से कोई एक होना चाहिए ना, तो ई ऑप्शन भी नहीं हो सकता। वंडरफुल डियर गुरुजी, मजा आ गया। क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, एकदम रिफाइन। एकदम रिफाइन, चलिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है, डायमंड की तरह। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड पैटर्न अब आपको समझ आ गया ना? मिक्स्ड कोडिंग का ये ओल्ड पैटर्न है, ये मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है। हाँ जी, मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड पैटर्न। चलिए साहब, अब चलते हैं हम। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन नहीं कराया, आप जरा उस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। वो एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है एज इट इज, ठीक है? अब आज के बाद वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। बेसिकली वैसे दो क्वेश्चन बनते हैं, दो। लिखो जरा, पहला क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से। वो पहला क्वेश्चन क्या है? वैसे दो क्वेश्चन बनते हैं, दो, ठीक है ना? हाँ जी, पहला क्वेश्चन लिखो, इफ रेड मीन्स येलो, इफ रेड मीन्स येलो, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है एज इट इज। यदि यदि लाल मतलब पीला, हिंदी में क्या लिखा होगा बेटा? यदि लाल मतलब पीला, यदि लाल मतलब पीला, या फिर हिंदी में लिखा होगा यदि लाल का अर्थ पीला, यदि लाल का अर्थ पीला, यदि लाल मतलब पीला, या फिर हिंदी लिखो बेटा, यदि लाल का अर्थ पीला, यदि लाल का अर्थ पीला, इफ रेड मीन्स येलो, कॉमा, येलो मीन्स ब्लू, कॉमा, येलो मीन्स ब्लू। हिंदी में लिखो बेटा, कॉमा, पीला मतलब नीला, पीला मतलब नीला, ब्लू मीन्स ऑरेंज। ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आता है, ब्लू मीन्स ऑरेंज, नीला मतलब नारंगी, नीला मतलब नारंगी, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, नारंगी मतलब हरा, नारंगी मतलब हरा, ग्रीन मीन्स रेड, ग्रीन मीन्स रेड, हरा मतलब लाल, हरा मतलब लाल। देन व्हाट इज द कलर ऑफ, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा? देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा? देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, देन खुले आसमान का रंग क्या होगा? बेटा एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आते हैं। पहले हम जो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन हमें हर सारे उसी लैंग्वेज में दिखाई देते हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे मान लो हमने पहले हिंदी सेलेक्ट कर ली, तो अब हमें सारे क्वेश्चन हिंदी में दिखाई देंगे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमें इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ना चाहिए, तो आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। लेकिन जब फिर से आप अगले क्वेश्चन पे जाओगे तो आपकी लैंग्वेज वही होगी जो पहले आपने सेलेक्ट की होगी। ठीक है, हाँ जी, हाँ, पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्वेश्चन की लैंग्वेज हम चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स में। चाहे हम पहले कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, पहले इंग्लिश कर लें, तो जरूरी नहीं कि आप हर पूरा पेपर इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा, हम इंडिविजुअल क्वेश्चन को हिंदी में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी स्टूडेंट को नहीं देना था, किसी को भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। आप लिखो दूसरा क्वेश्चन पहले, सेकंड क्वेश्चन लिखो। ऐसे दो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इफ रेड इज कॉल्ड येलो, लिखो बेटा, इफ रेड इज कॉल्ड येलो। हिंदी वाले बेटा हिंदी में लिखो, यदि लाल को पीला कहा जाए, यदि लाल को पीला कहा जाए। इफ रेड इज कॉल्ड येलो, यदि लाल को पीला कहा जाए, कॉमा, येलो इज कॉल्ड ब्लू, येलो इज कॉल्ड ब्लू। पीले को नीला कहा जाए, कॉमा, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज। नीले को नारंगी कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए। ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन। नारंगी को हरा कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए। एंड ग्रीन इज कॉल्ड रेड, और हरे को लाल कहा जाए, और हरे को लाल कहा जाए। देन व्हाट इज द कलर ऑफ, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तो खुले आसमान का रंग क्या होगा। देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तो खुले आसमान का रंग क्या होगा। अब ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, और बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिन बुक्स में इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम दिया हुआ है, इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर समान दिया हुआ है, एक ही आंसर दिया हुआ है, एक ही, यानी कि जो आंसर पहले क्वेश्चन का है वही आंसर दूसरे क्वेश्चन का भी है। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि रीजनिंग की मार्केट में ऐसी कोई भी बुक नहीं है जो 100% एरर फ्री हो। 100% एरर फ्री कोई बुक ही नहीं है मार्केट में। तो ये जो दोनों ही आंसर सेम है, दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। इस बात को हम लॉजिकली प्रूफ करेंगे बेटा, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी कहते हो तुम रट लो। रट्टाफिकेशन की यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं है। मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर कभी भी समान नहीं हो सकता, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कभी भी एक नहीं हो सकता, इन दोनों ही क्वेश्चन का मतलब अलग अलग है, इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होगा, पक्का अलग अलग होगा। और ये बात बिल्कुल प्रूफ की जाएगी, और आप भी कहोगे कि हाँ सर, कि पक्का इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होगा, एक ही नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, बस आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझो और दोनों में अंतर समझने की कोशिश करो। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेड मीन्स, लाल मतलब या फिर लाल का अर्थ। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेड इज कॉल्ड, लाल को पीला कहा जाए, कहा जाए, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं कि इन दोनों क्वेश्चन, बेटा हिंदी में बोल तो रहे हैं मेरे भाई मेरे लाल, मैं बोल तो रहा हूं, यदि लाल को पीला कहा जाए, तो बेटा इसको लिखो, यदि लाल को पीला कहा जाए, इतना तो लिख ही सकते हो ना मेरे लिए, लाल को पीला कहा जाए, बस इतना ही तो लिखना है। और पीले को नीला कहा जाए, कौमा, नीले को नारंगी कहा जाए, कौमा, नारंगी को हरा कहा जाए, कौमा, हरे को लाल कहा जाए, कौमा, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा, ये बताओ, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा। तो हिंदी में बेटा लिखा होगा कहा जाए,
और यहाँ हिंदी में लिखा होगा यदि लाल का मतलब पीला, पीले का मतलब नीला, नीले का मतलब नारंगी, नारंगी का मतलब हरा, हरे का मतलब लाल। ऐसे हिंदी में लिखा होगा, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा? तब खुले आसमान का रंग क्या होगा? अब पहले तो हम इस बात को प्रूव करते हैं कि इन दोनों क्वेश्चन के आंसर अलग अलग क्यों होते हैं। हालांकि बहुत सारी जगह आपको एक ही आंसर देखने को मिलेगा, बट आज हम इस बात को प्रूफ करेंगे। और ये प्रूफ मैं नहीं, ये आप खुद कर दोगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ी सी ना इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज मैं आपको देता हूँ। इंग्लिश ग्रामर, हालांकि आप लोगों के पास खुद ढेर सारी नॉलेज है ना? अब ये बताओ, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश के रूल थोड़े से यहाँ पे काम आएंगे आप लोगों के, हिंदी के नहीं इंग्लिश के, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। ये बताओ मुझे भाई साहब कि रेड मीन्स येलो कौन सा टेंस है? अगर मैं आपसे टेंस पूछूं तो ये जो लिखा हुआ है रेड मीन्स येलो, ये टेंस कौन सा है? रेड मीन्स येलो। रेड मीन्स येलो, ये कौन सा टेंस है इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम तब होते जब रेड मीन्स येलो इज इक्वल टू रेड इज कॉल्ड येलो। यदि लाल मतलब पीला बराबर है लाल को पीला कहा जाए, अगर ये दोनों सेंटेंसेस इक्वल हैं, अगर ये दोनों सेंटेंसेस इक्वल हैं, तो पक्का इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना? अब मुझे आप एक बात बताओ कि रेड मीन्स येलो कौन सा टेंस है? बिल्कुल सही फरमाया आप लोगों ने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कुछ मेरे भाई साहब हैं जो फ्यूचर बता रहे हैं, अरे लाल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। रेड मीन्स येलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप एक बात बताओ, रेड इज कॉल्ड येलो कौन सा टेंस है? रेड इज कॉल्ड येलो, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट रेड इज कॉल्ड येलो कौन सा टेंस है? रेड इज कॉल्ड येलो, सर ये तो पास्ट है मेरे भाई, मेरे लाल। पास्ट में ना इस फॉर्म का यूज नहीं करते, इतने टेंस तो मुझे भी आते हैं। सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है मेरे लाल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ आईएनजी यूज होती है, थर्ड फॉर्म नहीं। हाँ जी सर, ये तो कोई टेंस ही नहीं है, ये ना ये ये एरर है, एरर, ये ग्रामेटिकल एरर है, कोई टेंस नहीं है बेटा। सेंटेंस ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द डिफरेंस इज ये इंडेफिनिट की एक्टिव फॉर्म है और ये इंडेफिनिट की पैसिव फॉर्म है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सुना है आप लोगों ने? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो ये इंडेफिनिट की एक्टिव फॉर्म है, ये इंडेफिनिट की पैसिव फॉर्म है। और जब हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, देन सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। ऐसे ही तो होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो मेरे भाई रेड मींस येलो की अगर आप पैसिव फॉर्म बनाओगे तो इसकी पैसिव फॉर्म बनेगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। येलो इज कॉल्ड रेड, तो इसकी पैसिव फॉर्म ये बनेगी। तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है ना, रेड मींस येलो, ये इक्वल है येलो इज कॉल्ड रेड के। क्या रेड मींस येलो इक्वल हो सकता है रेड इज कॉल्ड येलो के? यहां सब्जेक्ट भी रेड है, सब्जेक्ट भी रेड है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अगर इक्वल होंगे तो ये दोनों सेंटेंस होंगे इक्वल। इन दोनों सेंटेंस का मतलब एक है, बट इन दोनों सेंटेंस का मतलब एक नहीं है। तो जब ये सेंटेंस ही इक्वल नहीं है, अगर ये सेंटेंस ही इक्वल नहीं है, तो फिर आंसर सेम कैसे हो सकते हैं? फिर आंसर सेम कैसे हो सकते हैं? अगर सेंटेंस ही इक्वल नहीं है तो फिर आंसर सेम भी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग होते हैं। ये बात हमने प्रूफ कर दी। चलिए अब ये इंग्लिश ग्रामर की बेसिस पर हम इतना तो समझ गए
कि इन दोनों क्वेश्चन के आंसर अलग अलग क्यों हैं। भाई इतना तो हमें समझ आ गया अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, लेकिन अब आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो, अपने दिमाग से इस बात को हटा दो। अब आपको सिर्फ इतना सीखना है सर आंसर क्या होगा, ठीक है। हाँ जी, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर आपका क्वेश्चन मींस का है, मींस मतलब, ठीक है, तो जो हमारा आंसर होता है, अच्छा ये बताओ कलर ऑफ क्लियर स्काई, स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू। तो अगर हमारा क्वेश्चन मींस का है तो जो हमारा आंसर होता है वो जस्ट बिफोर, ठीक पहले वाला आंसर होता है हमारे कलर से, हमारे कलर से ठीक पहले वाला आंसर होगा, हमारे कलर से ठीक पहले वाला आंसर। अगर क्वेश्चन मींस का है तो हमारा आंसर होगा जस्ट बिफोर, ठीक पहले। बताओ हमारा कलर है ब्लू, नीला, भैया आकाश का रंग तो नीला होता है, तो क्वेश्चन में ब्लू से ठीक पहले क्या लिखा है, सर क्वेश्चन में ब्लू से ठीक पहले लिखा है येलो, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर येलो हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन मींस का नहीं है, मतलब मींस को छोड़कर कोई भी वर्ड एग्जाम में आ रहा है, तो आंसर होता है जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद वाला, तुरंत बाद वाला, तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर। मींस को छोड़कर कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो हमारा आंसर हमारे कलर से तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर, यानी कि ब्लू के तुरंत बाद में क्या लिखा है, सर ब्लू के तुरंत बाद है ऑरेंज, तो हमारा आंसर होगा ऑरेंज, नारंगी। जैसे मैं आपसे पूछूं कलर ऑफ, कलर ऑफ ब्लड, बताओ खून का रंग क्या है, खून का रंग क्या है, बताओ खून का रंग, कलर ऑफ ब्लड। अब देखो ब्लड का तो कलर होता है रेड, लेकिन अब ये क्वेश्चन मींस के केस में है, तो मींस के केस में हमारे कलर से ठीक पहले वाला आंसर होगा, रेड से ठीक पहले क्या लिखा है, सर रेड से ठीक पहले लिखा है ग्रीन, हरा, तो आंसर होगा हरा। लेकिन अगर क्वेश्चन यहां पूछा जाता कलर ऑफ ब्लड, अगर मैं यहां पूछूं कलर ऑफ ब्लड, तो आप आंसर क्या दोगे, तो मींस का क्वेश्चन अगर नहीं है, अगर क्वेश्चन में हिंदी में अगर मतलब या फिर का अर्थ है तो ठीक पहले वाला आंसर, या फिर मतलब या का अर्थ नहीं है तो जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके ठीक बाद वाले आंसर होंगे। तो रेड के ठीक बाद में क्या लिखा है, सर रेड के ठीक बाद में लिखा है येलो, तो इसका आंसर होगा येलो। बस इतना हमें समझना है और कुछ भी हमें समझने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है हमें, 0.1% भी, सिर्फ इतना सोचना है कि अगर क्वेश्चन मतलब मींस का अर्थ वाला है तो पहले वाला आंसर, मतलब का अर्थ को छोड़कर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम ठीक बाद वाला आंसर देंगे, ठीक बाद वाला आंसर देंगे, सिर्फ हमें इतना सोचना है। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द है, तो उसके उनके पेट के दर्द का मेरे पे इलाज है, मैं जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स आपको समझा सकता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, जिसको सुनना है सुनना, जिसको नहीं सुनना वो मत सुनना, ठीक है। जिसको नहीं सुनना वो अपने कान बंद कर लेना, वो पानी पीने चले जाओ फटाफट से, और जिसको जानना है कि ऐसा क्यों हुआ वो यहीं बैठे रहो, बाकी पानी पीने जाओ। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, पहले मैं आपको समझाता हूं कि मतलब या का अर्थ वाले क्वेश्चन में हम ठीक पहले वाला आंसर क्यों दे रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है कि हम ठीक पहले वाला आंसर दे रहे हैं, कोई तो वजह होगी, है ना। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होती है, ऐसा तो नहीं कुछ भी रट्टा लगवा दो। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनो बेटा, ये कोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहां पर हमने हर वर्ड को एक दूसरे वर्ड में कोड कर दिया, हमने बोला कि रेड मीन्स येलो है, क्या है, रेड मीन्स येलो, लाल का मतलब, यानी कि लाल का मतलब क्या है, पीला। जैसे मान लो ये कलर के डिब्बे हैं, ये कलर के डिब्बे हैं, इन डिब्बों में कलर है, इन डिब्बों में कलर भरा हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कि किस डिब्बे में कौन सा कलर है। और कलर के डिब्बों के ऊपर जो पर्ची चिपकाई गई है वो गलत नाम की पर्ची है, वो गलत नाम की। जैसे अगर मान लो यहाँ पे रेड कलर की पर्ची है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर रेड कलर है, इसके अंदर कुछ और कलर है। इस पे येलो कलर की पर्ची है, ठीक है, इस पे ब्लू कलर की पर्ची है, और इस पे ऑरेंज कलर की पर्ची है।
इस पे ऑरेंज कलर की पर्ची है, लेकिन ये पर्चियां गलत चिपकी हुई हैं। लेकिन इन पर्चियों की जो कोडिंग है वो हमें पता है। कोडिंग क्या है? ऊपर लिखा है लाल का मतलब पीला है, यानी कि जिस डिब्बे पे लाल कलर की पर्ची चिपकी है उसका मतलब पीला रंग है उसमें। येलो मींस ब्लू, येलो का मतलब नीला है। जिसपे येलो कलर की पर्ची चिपकी है उसका मतलब उसमें ब्लू है भाई साहब। ब्लू मींस ऑरेंज, जिसपे ब्लू कलर की पर्ची है इसका मतलब ब्लू का मतलब ऑरेंज, उसके अंदर ऑरेंज मिलेगा तुम्हें। और जिसपे ऑरेंज कलर की पर्ची चिपकी है उसके अंदर क्या मिलेगा? उसके अंदर मिलेगा ग्रीन, क्योंकि ऑरेंज का मतलब ही ग्रीन है। अब हमसे पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, खुले आसमान का रंग क्या होगा? खुले आसमान का रंग होता है नीला, ब्लू। अब हमें ब्लू कलर का डिब्बा उठाना है, तो बेटा किस पर्ची का डिब्बा उठाएं जिसके अंदर हमें ब्लू कलर मिले? सोच कर देखो। येलो, क्योंकि येलो का मतलब ही तो नीला है। येलो मींस ब्लू, येलो कलर वाले पर्ची के अंदर ही हमें ब्लू कलर मिलने वाला है जनाब। अगर हम ऑरेंज उठाएंगे तो ऑरेंज का मतलब तो ग्रीन है, ऑरेंज का मतलब तो ग्रीन है, ऑरेंज के अंदर तो ग्रीन मिलेगा हमें, ब्लू नहीं मिलेगा। ब्लू कहां मिलेगा? ब्लू मिलेगा येलो के अंदर। समझ आई बात? नहीं समझ आई? समझ गए मेरे लाल कि मींस के केस में पहले वाला आंसर हमने क्यों दिया? लेकिन 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 हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस। इसको भी तो समझो कि इसमें हमने बाद वाला आंसर क्यों दिया, तभी तो इसकी समझने का मजा आएगा। चलिए अब हम पहुंचते हैं यहां पर कि सर यहां पर हम बाद वाला आंसर क्यों दे रहे हैं। अब बेटा इसको दिमाग से निकाल दो, इसको दिमाग से निकाल दो, यहां पर आ जाओ। यहां पर कलर के डिब्बे बने हुए हैं, ठीक है। अब हर डिब्बे के अंदर एक डिफरेंट कलर है, लेकिन जो पर्ची चिपकी है वो गलत नाम की पर्ची है। गलत नाम की पर्ची है रेड येलो, रेड के अंदर रेड नहीं, येलो के अंदर येलो नहीं, ब्लू के अंदर ब्लू नहीं, ऑरेंज के अंदर ऑरेंज नहीं। गलत नाम की पर्ची है भैया हर डिब्बे के अंदर। लेकिन कोडिंग हमें पता है। कोडिंग क्या कहती है कि रेड इज कॉल्ड येलो। जो रेड कलर था, जो रेड कलर था उसको येलो कहा गया है। जो एक्चुअल में रेड कलर है ना उसको येलो कहा गया है, येलो कहा गया है। यानी कि रेड कलर कहां मिलेगा? येलो पर्ची के अंदर, क्योंकि रेड कलर को येलो कहा गया। येलो इज कॉल्ड ब्लू, येलो जो कलर था उसको ब्लू कहा गया, यानी कि ब्लू के अंदर येलो मिलने वाला है हमें। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? स्काई का रंग तो नीला है, ब्लू है, हमें ब्लू कलर चाहिए। ब्लू कलर किस डिब्बे के अंदर मिलेगा? ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, जो ब्लू रंग है ना उसको नारंगी कहा गया है, ऑरेंज कहा गया है। तो जहां ऑरेंज की पर्ची चुपकी है उसी के अंदर ब्लू कलर मिलेगा, इसीलिए ब्लू निकलेगा यहां से, और ऑरेंज ठीक बाद वाला आंसर होगा। ठीक है। तो जिन बच्चों के पेट में दर्द था कि ऐसा हमने क्यों किया, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, तो लॉजिक मैंने क्लियर कर दिया। बट अब आप इन लॉजिक्स को अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, इन लॉजिक्स को अपने दिमाग से निकाल दो। अब बस आप इतना ही सोचो कि मतलब का अर्थ का अगर क्वेश्चन आएगा तो पहले वाला आंसर दे देना, और मतलब का अर्थ को छोड़कर कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसके लिए बाद वाला आंसर दे देना। बस अब इतना सोचना है हमें, अब ज्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, चलिए हैप्पी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, हम भी यही चाहते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कितना टाइम हो गया पता ही नहीं चला, आज तो सारा टाइम ही निकल गया पढ़ाते पढ़ाते। बाइनरी कोडिंग बच गई है। बाइनरी कोडिंग, चलो बाइनरी कोडिंग को नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे, क्या दिक्कत है। अभी तो हमें न्यू पैटर्न वाले भी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स अलॉट। तो अभी बाइनरी कोडिंग बचा है, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस बचे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है
कि अभी तो 2 क्लासेस और बाकी हैं, क्योंकि न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस मुझे कराने हैं आप लोगों को, बाइनरी कोडिंग भी करानी है, तो हो सकता है 2 क्लासेस नहीं, या फिर एक काम करेंगे, जो कल की क्लास होगी वो थोड़ी सी लंबी ले लेंगे। कल हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, ताकि नया पैटर्न और बाइनरी कोडिंग दोनों ही समझ सके हम। ठीक है रूप, बाइनरी कोडिंग और न्यू पैटर्न। तो कल की जो क्लास होगी वो थोड़ी सी लेंथी, जब तक हमारा बाइनरी कोडिंग और नया पैटर्न खत्म नहीं हो जाता तब तक हम कल की क्लास को फिनिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज इतना ही डाइजेस्ट कर लो आप। माइंड रिफ्रेश हो गया? अरे पढ़ के माइंड रिफ्रेश हो गया, ऐसा तो पहली बार सुना है हमने कि पढ़ने के बाद माइंड रिफ्रेश हो गया। चलिए, तो मुलाकात करते हैं अब आप लोगों से कल। अच्छा वर्णिका, तुम सिर्फ नाम बुलवाने के लिए आई हो, हाँ। अब मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। हाँ, अलविदा कहने से पहले नाम तो लेना बनता है, जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस। विपुल, अभिषेक, आकांक्षा, बबलू, शकुल, अनूप, रोशन, अरुण, आंचल, जागृति, विक्रम, लव, प्रशांत, दीपिका, सुशील, रोशन, दीपक, विक्रम, प्रदीप, मानस, संजना, सज्जन, रूप, लेख, विमल, शुभा, सुशील, इंदर, हिमांशु, महेश, सौरभ, विमल, मोहित, प्रियंका, निधि, शिखा, सौरभ, अमित, दीपक। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू लव यू लव यू ऑल। ठीक है, लव यू ऑल। राहुल कुमार जी, हाँ जी, लव यू ऑल। अब बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट है भैया, देखो अब एक ना एक दिन लकी डे सबका आ जाएगा, जिस दिन सबका नाम ले लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, बाय बाय, लव यू।